दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट के यूनिवर्सल कांस्टेंट होने का मतलब है कि किसी भी चीज की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से न ज्यादा हो सकती है न उसके बराबर हो सकती है। और आप ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट नजर नहीं आएगी डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। और उसकी बुनियाद पे हमने ये भी पढ़ा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो मॉडरेट स्पीड्स पे तो रिजल्ट सही देती है, लेकिन हाई स्पीड पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। और हाई स्पीड पे इसलिए अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हाई स्पीड पे एनर्जी की इनर्शिया की वजह से बॉडी का मास जो होता है वो चेंज हो जाता है, और मास के चेंज होने की वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होती है वो वहाँ पे अप्लाई आप उसी तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आम चीजों के अंदर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हायर स्पीड्स पे चीजें चेंज कैसे होती है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पास्टुलेट है स्पीड ऑफ लाइट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मतलब है कि हायर स्पीड पे चीजें ऐसी नहीं रहती जैसी क्लासिकल फिजिक्स हमें बताती है। अब इसके एक्चुअल रीजंस के अंदर हम नहीं जा रहे क्योंकि ये टॉपिक्स आपके टेस्ट के अंदर डायरेक्ट शामिल नहीं है, तो हम इसको सिंपली जैसे आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं वही सिंपल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फिर कल इंशाल्लाह हम जो है वो आगे ब्लैक बॉडी से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जो चीज आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्ट शामिल है तो वहां से फिर उसको डिटेल में लेंगे। तो आज जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस है उसको मैं सिंपली लेता हूँ, उसके एक्चुअल रीजंस या उसकी टेक्निकल चीजों को डिस्कस नहीं करते क्योंकि अब ये आपके लिए एंट्री टेस्ट के अंदर गैर जरूरी चीजें। तो देखें बेटा, अब हम करेंगे बेटा कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा लोरेंट्ज फैक्टर। अब ये लोरेंट्ज फैक्टर क्या होता है बेटा, और ये जो लोरेंट्ज फैक्टर होता है बेटा इसको आप अल्फा कह ले या कुछ भी कर ले। अल्फा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस सॉरी, ये जो होता है √1 माइनस v² अपान c², इसको हम कहते हैं लोरेंट्ज फैक्टर। और ये लोरेंट्ज फैक्टर हमें अब मेजरमेंट्स को सही करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज हायर स्पीड से मूव करती है। तो कोई भी चीज अगर हायर स्पीड से मूव करती है तो उसके लिए ये फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्टर हमारी कैलकुलेशंस को एग्जैक्ट बनाता है हायर स्पीड्स के लिए। आम स्पीड्स पे हम चीजों को मेयर करते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स से, लेकिन हायर स्पीड्स पे जहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स को डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते तो वहां पे ये फैक्टर इस्तेमाल करके आप रिजल्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लोरेंट फैक्टर होता है इसके भी मुख्तलिफ जो है वो आप कह सकते हैं कि इसका ये केस वन कर लें। इसका केस ये होता है कि एट मॉडरेट स्पीड्स, अगर आप करते हैं मॉडरेट स्पीड्स पे, ठीक है, अगर मॉडरेट स्पीड्स पे आप करोगे जहां पे मॉडरेट स्पीड का मकसद है v लेस देन c होता है, तो ये जो लोरेंट्ज फैक्टर होगा, ठीक है, अगर आप करोगे कि किसी भी कोई भी ऐसी स्पीड जो बहुत ही थोड़ी हो तो लोरेंट्ज फैक्टर जो होता है ये 1 के बराबर होता है। कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल करें कि किसी भी चीज की स्पीड 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, ये भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, 3000 मीटर पर सेकंड है।
ठीक है। अब इसका लोरेंट्ज फैक्टर आप निकालें, 1 माइनस वी स्क्वायर 9 इंटू 10⁻6 अपान होगा ये जो है वो 9 इंटू 10⁻16, ये हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि ये CA3 इंटू 10⁻8 है, 1 माइनस 10⁻−10 होगा, जो अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 1 के। तो आप देख सकते हैं कि जो आम स्पीड्स होती है उनके लिए ये फैक्टर 1 के बराबर होता है। फैक्टर 1 के बराबर होने का मतलब ये कि आम स्पीड्स पे आप सिंपल फार्मूले इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका केस 2 हम बनाए कि एट हायर स्पीड्स, अगर हायर स्पीड्स के लिए हम देखते हैं, हायर स्पीड का मकसद है v जो हो वो कंपेरेबल टू सी हो। जैसे फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू हाफ ऑफ c, किसी भी चीज की स्पीड हाफ ऑफ c के बराबर होती है, तो लोरेंट्ज फैक्टर हो जाएगा अंडर रेडिकल 1 माइनस सी स्क्वायर अपान 4c²। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रेडिकल 3/4 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3/2। ये बेटा आप इसको 1 नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कि देखिए हायर स्पीड पे लोरेंट्ज फैक्टर जो होता है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये लोरेंट्ज फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। इसके बारे में कह सकते हैं कि ये लोरेंट्ज फैक्टर जो होता है ये जो है वो, सॉरी एक मिनट बेटा, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से लेस देन 1 हो जाएगा। लोरेंट्ज फैक्टर जो होता है वो लेस देन 1 हो जाता है, हायर स्पीड्स पे ये लेस देन 1 हो जाता है। और अगर आप देखते हैं इसका तीसरा केस, एट स्पीड ऑफ लाइट, एट स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट पे देखते हैं कि वहां पे v इज इक्वल टू c होता है, तो लोरेंट्ज फैक्टर हो जाता है 0, क्योंकि ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 1 माइनस c² अपान c² इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये लोरेंट्ज फैक्टर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो हायर स्पीड पे इस्तेमाल किया जाता है, जब हायर स्पीड पे आम फिजिक्स के लॉज के अंदर ब्रेकडाउन आ जाता है, क्योंकि हायर स्पीड पे एनर्जी की इनर्शिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और सिर्फ एनर्जी की इनर्शिया के बढ़ने की वजह से वहां पे जो आम हमारे लॉज होते हैं वो मास को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन हायर स्पीड पे इनर्शिया बढ़ जाती है। इनर्शिया का बढ़ने का मतलब होता है कि मास बढ़ जाता है, क्योंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी मास की होती है जो एनर्जी को भी होती है, और एनर्जी के बढ़ने की वजह से हम कहते हैं इनर्शिया बढ़ जाती है, मतलब मास जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये लोरेंट्ज फैक्टर हो गया बेटा। अब हम करते हैं इसके फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस को बेटा, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है बेटा, इसकी वही जो है वो डिटेल्स लिखते हैं जो आपके बुक में है बेटा। अगर आपके पास बुक है तो उसको खोल लें। इसके अंदर जो बेटा पहली रिजल्ट है वो है मास वेरिएशन की बेटा। पहली रिजल्ट है हमारे पास कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम कहते हैं बेटा मास वेरिएशन, ठीक है। तो आप कहोगे कि मास जो होता है मूविंग बॉडी का, मास ऑफ मूविंग बॉडी increases because energy has inertia, ठीक है। क्या आप कहेंगे कि मास ऑफ मूविंग बॉडी इंक्रीजेस बिकॉज एनर्जी हैज इनर्शिया, क्योंकि मूविंग बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तो उसके पास दो और दूसरा एनर्जी की इनर्शिया से होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि मास एट रेस्ट
इसको हम कहते हैं रेस्ट मास बेटा, एम नॉट, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास बेटा, ठीक है। और मास इन मोशन बेटा, जब बॉडी मूव करती है इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास बेटा, ठीक है। अब अगर आप कहें तो मास आप कह सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बेटा। किसी भी बॉडी का जो मास होता है, क्योंकि मास से रिलेटेड इनर्शिया होती है, और आइंस्टाइन ने जब ये बात कही कि एनर्जी इज इनर्शिया, तो जब कोई भी बॉडी मूव करेगी उसके अंदर इनर्शिया होगी, और जितनी फास्ट मूव करेगी उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी। इसका मकसद है कि बॉडी की मोशन के अंदर इनर्शिया ज्यादा होती है। और इनर्शिया आपने पढ़ा है चैप्टर 3 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, कि इनर्शिया इज मेयर ऑफ मास, मीन्स इनर्शिया बढ़ जाती है तो मास बढ़ जाता है। और एनर्जी की वजह से जब इनर्शिया होती है तो जितनी बॉडी फास्ट मूव करेगी उतनी ज्यादा इनर्शिया बनेगी। और स्पीड जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो है वो चेंज होने से भी स्पीड आपको चेंज नजर आएगी, तो मास जो होता है वो एक ही बॉडी का चेंज नजर आएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है कि जो मूविंग मास होता है ये होता है एम नॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं के एम नॉट अपॉन अल्फा बेटा। अब इसके स्पेशल केसेस बनेंगे। स्पेशल केस जो होता है 1 होता है कि एट मॉडरेट स्पीड, अगर कोई भी बॉडी मॉडरेट स्पीड में मूव करती है तो अल्फा होता है 1 के बराबर, तो इसका रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास बराबर होते हैं। मीन्स आम स्पीड पे आपको, आपके पास जो बॉडी जब आम स्पीड से मूव करती है ना तो उसका मास इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए आप न्यूटन के लॉस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है एट हायर स्पीड्स, ठीक है। हायर स्पीड के लिए अल्फा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तो आप कर सकते हैं एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अल्फा। और आपको पता है इफ अल्फा लेस देन 1, ठीक है, देन एम नॉट जो होगा एम ग्रेटर देन एम नॉट होगा, मास बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि कोई भी चीज 1 से कम फैक्टर से डिवाइड करेगी तो आंसर बढ़ जाएगा बेटा। और ये बेटा तीसरी बात के एट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एट स्पीड ऑफ लाइट अल्फा फैक्टर जो होता है बेटा वो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा एम नॉट अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। कि जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसका मास इनफिनाइट होगा। तो बेटा ये हम बात कर रहे हैं उस चीज के लिए जिसके पास मास होता है, ये चीज फोटान के लिए नहीं होती, क्योंकि फोटान को कोई भी रेस्ट मास नहीं होता। क्या आप ये सोचें फिर फोटान कैसे स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, तो फोटान को तो कोई रेस्ट मास नहीं होता, फोटान के अंदर रिलेटिविस्टिक मास होता है, उसको रेस्ट मास नहीं होता, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फोटान जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से जाता है क्योंकि उसका मास रेस्ट मास नहीं होता बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये भी कर सकते हैं बेटा कि बॉडी हैविंग मास कैन नॉट reach or cannot exceed speed of light, इसलिए कि उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनाइट मास के लिए इन्फिनाइट फोर्सेस चाहिए। जब किसी भी बॉडी को आप स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाओगे तो उसकी इनर्शिया इन्फिनाइट हो जाएगी, और इन्फिनाइट इनर्शिया करने के लिए आपको इन्फिनाइट फोर्सेस चाहिए, और इन्फिनाइट फोर्सेस जो होती है वो अवेलेबल
नहीं होती बेटा। अब इसके बाद इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस है बेटा लेंथ कंट्रेक्शन बेटा। ठीक है, लेंथ कंट्रेक्शन या इसको हम कहते हैं बेटा लोरेंट्ज कंट्रेक्शन। लेंथ कंट्रेक्शन या इसको हम कहते हैं बेटा लोरेंट्ज कंट्रेक्शन। अब इसके मुताबिक बेटा किसी भी चीज की जो स्पीड होती है, वैसे ये जो है ना ये लोरेंट्ज का कॉन्सेप्ट है। लोरेंट्ज एक और साइंटिस्ट था, उसके कॉन्सेप्ट अलग थे, आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट अलग थे। आइंस्टाइन का अपना व्यू है, लोरेंट्ज का अपना व्यू है। ये जो चीज आपके बुक में दी गई है एक्चुअली ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नहीं माना जाता कि लेंथ जो है वो ऐसे होती है। लेकिन आपके बुक में दी हुई है तो मैं उसका फार्मूलाज वगैरह या उसकी मुख्तलिफ चीजें लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, लेंथ ऑफ मूविंग बॉडी decreases in the direction of मोशन। बेटा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन में लेंथ कम होती है। आप कह सकते हैं बेटा कि लेंथ ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा स्पीड पे डिपेंड करती है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। आप कह सकते हैं कि जो मूविंग बॉडीज होती है वो श्रिंक होती है, मीन्स उनकी साइज जो होती है वो कम होती है, वो श्रिंक होती है। जैसे जिस कोई भी बॉडी है जितना हाई स्पीड से मूव करेगी वो उतना ज्यादा श्रिंक होगी। बेटा इसके एक्चुअल रीजंस में नहीं जा रहे क्योंकि तो इतना ज्यादा इसको डीप में नहीं जा रहे बेटा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ बॉडी श्रिंक्स बेटा, या आप ये भी कह सकते हैं बेटा मूविंग बॉडी श्रिंक्स। बेटा अगर इस तरह से कोई बॉडी है बेटा, ये इसकी लेंथ है एल, ये इस तरह मूव कर रही है बेटा, ठीक है, और ये वी जो है बेटा ये कंपेरेबल टू सी है, मीन्स हायर स्पीड है। तो इसकी बेटा यहाँ से जो लेंथ होगी इसको हम कहते हैं एल। ठीक है, ये एल नॉट है प्रॉपर लेंथ, और ये यहाँ से जिस डायरेक्शन में मूव करे वहां से ये कम होती है, बाकी यहाँ से नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में मूव करती है वहीं से ये लेंथ कम होगी। और ये जो लेंथ होती है बेटा ये हो जाएगी एल नॉट अंडर रेडिकल 1 - v² अपॉन c²। इसको भी आप उसी तरह देख सकते हैं कि मॉडरेट स्पीड पे ये फैक्टर 1 होता है, इसलिए कोई भी लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। और हायर स्पीड पे ये फैक्टर लेस देन 1 होता है, और किसी भी चीज को लेस देन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कम हो जाएगी। तो हायर स्पीड पे लेंथ कम हो जाती है। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं स्पेशल केस के अंदर कि जब किसी भी चीज की स्पीड c के बराबर होती है तो अल्फा हो जाएगा 0, तो उसकी लेंथ जो होगी वो 0 हो जाएगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बॉडी उसका मास हो और उसकी लेंथ 0 हो जाए। तो ये चीज भी हमें बताती है कि कोई भी मास वाली चीज स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं जा सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तक अगर जाएगी तो उसकी लेंथ जो होगी वो 0 हो जाएगी। अगर लेंथ 0 हो जाएगी इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो होगी वो इनफिनाइट होगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो श्रिंक करती है, और उसकी लेंथ उसी डायरेक्शन से कम होती है जिस डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरी बात है बेटा, तीसरी बात कौन सी होती है जिसको हम कहते हैं बेटा हमारे पास जो है तीसरा फैक्टर है बेटा, वो है हमारे पास बेटा टाइम डायलेशन का।
अब ये बेटा तीसरा फैक्टर है टाइम डायलेशन का। बेटा टाइम डायलेशन का मकसद होता है बेटा कि जब आप किसी भी चीज का टाइम मेयर करते हो, मींस मेयरमेंट ऑफ टाइम आल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि टाइम भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एक ही चीज का, एक ही इवेंट का टाइम एक बंदे को एक नजर आएगा, दूसरे को दूसरा। आप इसको इस तरह समझिए कि अगर इसको पेन को मैं इधर गिराऊं और एक बंदा मेयर करे कि ये 1 सेकंड में गिरी, और दूसरा बंदा हो सकता है मेयर करे कि ये 1.5 सेकंड के अंदर गिरी है। तो ये डिपेंड करता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जिस फ्रेम में आप इस इवेंट का टाइम मेयर कर रहे हो। तो इसको कहा जाता है टाइम डायलेशन। बेटा मेयरमेंट ऑफ टाइम, मेयरमेंट ऑफ टाइम also depends upon frame of reference। बेटा ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि इसका जो टाइम होता है बेटा ये हो जाएगा t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये टाइम का बेटा फार्मूला होता है कि आप कह सकते हैं कि टाइम जो होता है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका भी आप स्पेशल केस बना सकते हैं बेटा। इसका स्पेशल केस ये होगा कि जब कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है बेटा, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन बेटा 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। टाइम के इनफाइनाइट होने का मकसद है कि टाइम रुक गया है। तो आप कहोगे कि जब कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो टाइम रुक जाएगा। टाइम के इनफाइनाइट होने का मकसद होता है टाइम रुक जाता है। अगर आपके पास कोई वॉच है, आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, आप किसी इवेंट को मेयर करते हैं, तो उस इवेंट का जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट का मकसद है कि टाइम रुक जाएगा। तो आइंस्टाइन ने इन सब चीजों से ये कंक्लूड किया कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं जा सकती जिसके पास मास होता है। ठीक है। अब बुक के अंदर एक दो लाइन्स है बेटा, ये थोड़ी लाइन्स इसको देखिएगा। ये बेटा सिंपली इसको लीजिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा डीप हैं बेटा। अब ये यहाँ पे पेज नंबर बेटा 233 पे, we can now conclude that for every observer his own clocks in his frame of reference। बेटा ये लाइन्स है 233 का लास्ट लाइन है बेटा। we can now conclude that for every observer his own clock in his frame of reference run faster than to any other clocks which are moving relative to him। इस लाइन का मकसद क्या है? इस लाइन का मकसद ये है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ पे हूँ और कोई बंदा किसी ट्रेन में मूव कर रहा है, तो मैं समझूंगा कि मेरा क्लॉक फास्ट है और उस बंदे का क्लॉक स्लो है, और वो बंदा समझेगा कि मेरा क्लॉक जो है वो स्लो है और उसका फास्ट है, क्योंकि मेरे लिए ट्रेन वाला बंदा मूव कर रहा है और ट्रेन वाले के लिए मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है। इसलिए जो बंदा जिस फ्रेम में होता है उसको अपना क्लॉक जो होता है वो स्लो नजर आएगा बेटा। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेटा फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है जिसको कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन बेटा। ठीक है। ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मास एनर्जी रिलेशन। अब इसके मुताबिक बेटा पहली चीज ये है कि एनर्जी हैज इनर्शिया। एनर्जी हैज इनर्शिया का मकसद है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बेटा। ठीक है। और इसकी इक्वेशन होती है बेटा E इक्वल टू mc स्क्वायर। इस टॉपिक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि किसी भी बॉडी का
मास हमेशा उसकी टोटल एनर्जी से फाइंड होता है, इसलिए एनर्जी को इनर्शिया है। और इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है मास की। इसका मकसद है जब एनर्जी को मास की प्रॉपर्टी होती है तो जाहिर सी बात है हमें किसी बॉडी की इनर्शिया को पता लगाने के लिए उसकी एनर्जी का पता होना जरूरी है। इसलिए हमें किसी भी चीज के मास की मेजरमेंट उसकी इनर्शिया से मिलती है। और जब एनर्जी को इनर्शिया है, इसका मकसद है उसको मास की प्रॉपर्टी है, तो वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे फोटॉन को ड्यूल नेचर है, लाइट को ड्यूल नेचर है, तो लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर लेती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। पेयर प्रोडक्शन के अंदर लाइट पार्टिकल में तकसीम होती है, एनिहिलेशन के अंदर पार्टिकल लाइट के अंदर तकसीम। जब एक दूसरे की प्रॉपर्टी होती है ना चीजों के अंदर, तो वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी तरह से अगर एनर्जी को इनर्शिया, और इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। और कल से ये जो आपका होगा, ये टॉपिक्स, ये आपके पीएमसी, ये जो आपका पीएमडीसी का जो सिलेबस है इसके अंदर शामिल होंगे, तो इंशाल्लाह उसको डीपली लेंगे। और जो है वो कल से आपकी बेटा क्लासेस वैसे ही जो है वो सेम शेड्यूल पे रिज्यूम होंगी, फिजिकल ऑनलाइन वगैरह सब की सब जैसे एग्जाम से पहले होती थी। और आपकी टेस्ट बेटा फिलहाल 14 पे है। उसके बाद आपकी टेस्टें जो होगी वो जल्दी जल्दी होंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा है और टेस्टें आपकी ज्यादा होंगी। इसलिए आप अब समझें कि जो आप एक जंग लड़ रहे हो, उस जंग का ये आखिरी जो है वो दौर शुरू हो चुका है। मेरी आपको ये सजेशन है कि जो मुसलमान है उनके बीच में ईद भी आ रही है, तो ईदें आती रहेंगी, बाद में भी आएंगी, नेक्स्ट ईयर भी आएंगी। तो अगर कोई हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं या किसी और कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बेटा जो आपके दिन है ये आते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। लेकिन ये जो आपका इवेंट आ रहा है, ये नेक्स्ट ईयर तो आएगा, लेकिन हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। और हो सकता है आपका वो हौसला ना हो जो इस साल है। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि आप इतने बहादुर हो कि अपनी एक फेल्योर को फेस कर सको। फेल्योर को फेस करना इतना आसान नहीं होता। फेल्योर को फेस कोई कोई करता है, हर किसी के बस में नहीं होती। और आप इतने स्ट्रांग बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके जो हालात मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, या जिस तरह के मैसेजेस आप मुझे करते हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आप मैनेज कर पाओगे। इसलिए अगर कुछ करना है तो पहली बार कर लो, दूसरी बार आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी बार बहुत ही जो बोल्ड इंसान होते हैं वही करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप इतने बोल्ड। इसलिए अभी जो कुछ भी करना है, सारी एक्टिविटीज जो है उनको खत्म कर दें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा वो ये है कि अब मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। सोशल मीडिया पे क्या चलता है, अफवाहें चलेंगी, बहुत सारी चीजें चलेंगी कि टेस्ट नहीं 27 को नहीं हो रही है, अब ये हो रही है, वो हो रही है, वांदे वांदे लोग हैं, अपनी अपनी थ्योरीज पेश करेंगे। लेकिन सबसे सिंपल बात ये है कि फैसला तो पीएमडीसी ने करना है, हमने उसको मानना है। अब ये किसी के सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया को अब दुनिया के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सिवाय हमारे जो तीसरी दुनिया के ममालिक होते हैं उनके अंदर भी अब ये चीज अपनी इम्पोर्टेंस खो रही है। तो इसलिए ये बहुत सारी पोस्टें आएंगी, ये होगा, डाओ बदलेगी, वो करेगा वो, इनमें आप फ्रस्ट्रेट हो गए। अब आप लोगों को क्लियर गाइडलाइन पीएमडीसी ने दे दी है। आप अपने सूबे के बुक्स पढ़ें, आप अपने सूबे के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और जिस चैप्टर के एक दो टॉपिक्स हैं उस चैप्टर को कोशिश करें कि सारे को पढ़ लें।
क्योंकि चैप्टर के अंदर जब टॉपिक्स है ना तो क्वेश्चंस उसमें से रिलेटेड टॉपिक से आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इस तरह पढ़िएगा। बाकी कोई चैप्टर फुल नहीं है, उसका कोई टॉपिक नहीं, छोड़ते हैं उसको, फुल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एहतियात के तौर पे भी उसको ना पढ़े, खामखा उसका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं, मिलेंगे।